हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं 95% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको जो है मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिले तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस भी करें, और जो भी वीडियो मैं पहली बार अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले देखने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। वर्तमान युग में अंतरिक्ष अनुसंधान विकसित एवं विकासशील देशों के लिए संरचनात्मक विकास का आधार बन गया है। प्राकृतिक संसाधनों में जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि के रूप में जीवन के मूलभूत आवश्यक त्रितत्व है, उसी प्रकार जनसंचार, मनोरंजन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनिज पदार्थों की जानकारी, प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, मौसम संबंधी पूर्व जानकारियां, इन सभी का आधार क्या है? आज उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ही है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ने के समय विश्व में भारत का 11वां स्थान था, जो बाद में आज 5वें स्थान पर आ गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गतिशील बनाने और उसको नई दिशा देने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया जाता है। उन्हीं के अथक प्रयासों से आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की ख्याति विश्व में फैली है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका जो मेन जो उसको चरम सिद्धि पहुंचाने का कार्य किसका है? विक्रम साराभाई ने फर्स्टली प्रयास किया था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो हमारा विश्व में पहचान बने उसकी। तो इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष में शोध और संस्थाओं की स्थापना भी की। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या होती है। अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित विषयों के अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल के चारों ओर विद्यमान स्थान, खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए आवश्यक तकनीक तथा अंतरिक्ष आधारित तकनीकें सम्मिलित हैं। अंतरिक्ष तकनीक के अंतर्गत मुख्य रूप से कृत्रिम उपग्रह, प्रक्षेपण यान यानी जो हमारे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स है वो आ गई, और जो हमारे लॉन्चिंग जो व्हीकल है वो आ गए, उनकी टेक्निक आ गई, और अन्य सहायक प्रौद्योगिकी जैसे एंटीना, दूरदर्शी, ये सब इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो ये तो हो गया हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उसके बाद देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य, उपग्रह प्रक्षेपण के पीछे मूल रूप से 2 उद्देश्य कार्य करते हैं। पहला है दूर संवेदन का विकास करना, दूसरा है संचार व्यवस्था को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाना। यानी उपग्रह का जो मेन मोटो क्या है? एक तो है दूर संवेदन जो होता है उसका विकास करना। दूर संवेदन यानी कि दूर से हम किसी चीज़ को क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं। तो और साथ में जो हमारी संचार व्यवस्था जो है वो दूर संवेदन का पार्ट है। वो क्या हो? जन सामान्य, जो आम जन है उनको आसानी से उपलब्ध हो। जैसा कि हमारा टीवी में हम क्या कर पाते हैं? मनोरंजन की चीज़ें देख पाते हैं, रेडियो से हम न्यूज़ सुन पाते हैं, और ऐसे ही हम डीटीएच सेवाओं का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? संचार व्यवस्था का पार्ट है। इंटरनेट को हम यूज़ कर पा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संचार, मौसम, संसाधनों के सर्वेक्षण तथा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भू उपग्रहों के माध्यम से जनसंचार एवं शिक्षा के क्षेत्रों में प्रयुक्त करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। तो ये इसके क्या हो गए हैं? इसके एक तरह से एम हो चुके हैं, गोल हो चुके हैं, लक्ष्य हो चुके हैं। जैसे संचार, मौसम, संसाधनों का सर्वेक्षण करना कि मौसम जो है उसकी पूर्व जानकारी प्राप्त करना, और लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराना कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा। गर्मी में गर्मी अधिक पड़ेगी, सर्दी में सर्दी अधिक पड़ेगी, बारिश हो सकती है, थंडर आ सकती है, बिजली कड़क सकती है। ये सब क्या कहता है हमें? ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमें इसके बारे में जानकारी देती है। संसाधन जो सर्वेक्षण है, अब जैसे मान लो कोई ज़मीन है, उसके अंदर कौन कौन से संसाधन हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन से खनिज हो सकते हैं, उसका पता भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के थ्रू लगाया जाता है कि यहाँ पर कोई भी मिनरल हो सकता है, और उसका फिर बाद में उसको उत्खनन कर लिया जाता है। अंतरिक्ष विभाग उपग्रहों के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा। अब इसके थ्रू क्या होता है? जैसे एडुसेट है, हमारा एक उपग्रह है एडुसेट, वो क्या करता है? एजुकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है वो हमें प्रोवाइड कराता है। एजुकेशन के क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपग्रह, प्रक्षेपण यानों और संबंध आधारित प्रणाली का विकास करना है। साथ ही
इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों के प्रौद्योगिकी के संबंधित सलाह देने का काम भी किया जाता है। मतलब अब उद्योगों को सलाह भी मिल जाती है कि अपनी जो नीतियाँ होती है वो किस अकॉर्डिंग वो प्लान करें। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास के साथ साथ हर पहलू को अपने में समेटे हुए हैं। योजना आयोग के सुझाव पर पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ विकास जारी रखने के लिए चलाए जा रहे समन्वित कार्यक्रम में उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का स्थानीय विशेषताओं की जानकारी हासिल करने में भी इसका प्रयोग हो रहा है। मतलब आज उपग्रह जो है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। इसका क्षेत्र लगभग हर विभाग से और हर एरिया से जुड़ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री के अकॉर्डिंग, जैसे इसरो की स्थापना कब हुई, ठीक है, भारत का जो प्रथम उपग्रह कौन सा था, भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कब प्रवेश किया, ठीक है, भारत का पहला लॉन्चिंग जो प्लेस है वो कौन सा है, और साथ ही ये भी देख सकते हैं हम कि इनसेट प्रणाली की शुरुआत कौन कौन सी, भारत में अभी कौन कौन से जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया गया है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये सब प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो 5 शब्दों में बन सकता है, 5 नंबर में बन सकता है और 10 नंबर में भी, यानी 50 वर्ड्स में भी बन सकता है और 100 वर्ड्स में भी बन सकता है। 50 वर्ड्स में भी क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा और 100 वर्ड्स का क्वेश्चन भी ये रहेगा। क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया को समझाइए या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास को समझाइए। तो उसमें ये बताना है कि भारत का जो अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम है वो स्टार्टिंग से लेकर आज जो 2020 तक 2020 में कहाँ तक पहुँच चुका है, यानी उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट्स हम डेवलप कर चुके हैं, कौन कौन से हम जो उपग्रह जो हैं वो कौन कौन से जो हमारा जो ग्रह हैं उन पर पहुंचा चुके हैं। तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पे। तो 10 वर्ड्स में और 5 वर्ड्स में, 10 मार्क्स में और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम समराइज कर लेंगे। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो हम पॉइंट्स को थोड़ा लिमिटेड कर देंगे, और अगर 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो थोड़ा आंसर को थोड़ा ब्रॉड कर देंगे, थोड़ी और डिटेल से चीज़ें लिख देंगे उसमें। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इस दिशा में प्रथम कदम 1962 में उठाया गया, यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई। 1963 में त्रिवेंद्रम केरल के निकट थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रेषण सुविधा केंद्र साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी की स्थापना की गई, यानी हमारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है, थुम्बा, केरल थुम्बा में स्थित है। 1969 में, अब 1969 में क्या हुआ, हमारा इसरो का गठन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में बेंगलोर में स्थापना हुई। तो मतलब इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, बेंगलोर में है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1972 में भारत का एक स्वतंत्र और स्पष्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग और इसरो की स्थापना हुई। तो इसरो की स्थापना तो 1969 में हो चुकी थी, लेकिन 1972 में इसरो को जो है ना डेवलपमेंट्स में ज़्यादा गति मिली। साथ ही अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों का कोलैबोरेशन इसरो के साथ स्टार्ट हो गया। 1972 में औपचारिक रूप से प्रारंभ हुए इस अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अनेक महत्वपूर्ण और गौरवशाली उपलब्धियां हासिल की। कृत्रिम उपग्रहों के विकास, संचालन, प्रक्षेपण के क्षेत्र में देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश किया। यानी 1972 में जब अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हो गई तो हमारा जो ऑफिशियल रूप से, ठीक है, हम देखें तो हमारा जो एक प्रोग्राम है अंतरिक्ष कार्यक्रम वो स्टार्ट हो गया। और इसके साथ ही हमने क्या किया, विदेशों के जो उपग्रह हैं, विदेशी जो उपग्रह हैं वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही कम रेट में हमने यह स्टार्ट किया। और उसी का कारण है कि आज अधिकांश देश जो हैं वो भारत से अपने उपग्रहों को लॉन्च करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको क्या पड़ते हैं, चीप पड़ते हैं, उनमें कॉस्टिंग बहुत कम आती है। 19 अप्रैल 1975 अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उपग्रह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने आर्यभट्ट नामक पहला भारतीय उपग्रह, ठीक है, उसका सफल प्रक्षेपण किया।
उपग्रह को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। यानी जो हमारा फर्स्ट जो उपग्रह देखा जाए तो वो कौन सा है, हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पर ही रखा गया था आर्यभट्ट। 1975 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको जो है वो लॉन्च किया गया था पूर्व सोवियत संघ, जो हमारा पूर्व सोवियत संघ था उसका प्रक्षेपण यान था सोयुज, ठीक है, उससे इसको प्रक्षेपण किया गया था। 1983 में इनसेट। अब 1983 में जो हमारी इनसेट प्रणाली जो है उसका प्रारंभ हो चुका। इनसेट यानी हो गया इंडियन सैटेलाइट, जो कि पूर्ण रूप से क्या थी, स्वदेशी तकनीक पर आधारित थी। अब जब इनसेट प्रणाली प्रारंभ हुई तो फर्स्ट जो हमारा जो उपग्रह लॉन्च हुआ था वो था इनसेट 1B, जो उपग्रह था दूरसंचार उपग्रह शुरू हो गया। अब इसी के साथ ही क्या हुआ, हमारा टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार उपग्रह की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब इनसेट की सीरीज प्रारंभ होने से क्या हुआ, हमें दूरदर्शन में लाभ हुआ, साथ ही हम क्या कर पाए, आपदा और मौसम से संबंधित जानकारी भी समय पर प्राप्त कर पाए। और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, हमारी जो दूरसंचार की टेक्निक टीवी से जुड़ गई, ठीक है। और 1984 में जब राकेश शर्मा जब पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे तो भी हमें काफ़ी इसका बेनिफिट प्राप्त हुआ था। 1988 में क्या हुआ था, 1988 में IRS 1A सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ठीक है, इंडियन रीजनल सैटेलाइट या फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो इनसेट की सीरीज है वो क्या है। इनसेट 1B के सफलतापूर्वक कार्य शुरू करने के साथ ही देश में इनसेट प्रणाली की विधिवत स्थापना हुई। इस प्रणाली से न केवल संचार क्षमता में वृद्धि हुई अपितु अब मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर आपदा से पूर्व जानकारी देने, खोज और राहत कार्य करने, सुदूर क्षेत्रों में दूरस्थ चिकित्सा प्रदान यानी कि टेली एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन की जो सुविधा थी वो भी स्टार्ट हो गई। और ये जो है ना बेसिकली इनसेट जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडियन सैटेलाइट। अब हम देखते हैं कि इनसेट के अंतर्गत जो है आज वर्तमान में बहुत से सैटेलाइट काम कर रही है। कौन कौन सी सैटेलाइट काम कर रही है वो हम देख लेते हैं। वर्तमान में इस प्रणाली के अंतर्गत इनसेट 2D, इनसेट 2E, इनसेट 3A, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3D, इनसेट 3DR, इनसेट 3E, इनसेट 4A, इनसेट 4B, इनसेट 4CER, जीसेट 62, जीसेट 19, जीसेट 29, जीसेट 7A जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी, जीसेट 31 जो कि 2019 में लॉन्च हुई और जीसेट 30 जो 2020 में लॉन्च हुई। ये सब क्या है, वर्तमान में सफल रूप से संचालित की जा रही है। अब इनमें से जो इम्पॉर्टेंट जो सैटेलाइट्स है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1988 में स्टार्ट हुआ दूर संवेदन प्रणाली का प्रारंभ हुआ IRS 1A। तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ IRS 1A के सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के साथ शुरू हुआ। भारत के पास दूर संवेदन के लिए बेहद कुशल कृत्रिम उपग्रह है तथा इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने के प्रक्षेपण यान भी है। आज भारत विश्व का दूर संवेदी उपग्रहों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपण यान क्रायोजेनिक इंजन तैयार होने की वजह से पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। अब भारत क्या कर रहा है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रक्षेपण यान तो करिए, प्रक्षेपण यान को क्रायोजेनिक इंजन पे बेस बना रहा है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को काफ़ी माइनस डिग्री टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसको एक ठंडरनेस प्रदान की जाती है, जिससे क्या हो, रॉकेट जो है वो तेज़ गति से उसको वो गति मिल जाए और वो आराम से अंतरिक्ष में पहुंच जाए। अब हम देखते हैं 1997 में क्या हुआ, PSLV जो हमारा PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ 1997 मतलब 1997 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PSLV लॉन्च डेट बहुत बार पूछी जा सकती है। और जब ये 1997 में PSLV लॉन्च हुआ था तो उससे उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, वो छोड़ा गया था IRS 1D सैटेलाइट। ओके, IRS 1D सैटेलाइट। उसके बाद में हम बात करते हैं 1999 में क्या हुआ था, हमने पहली बार विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, ठीक है। फॉरेन सैटेलाइट फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी 1999 में। उसी के साथ 2002 में हमने लॉन्च की कल्पना सैटेलाइट। 2004 में हमने लॉन्च किया एडुसेट, ठीक है। एडुसेट जो था वो पूरी तरह शिक्षा पर आधारित था,
ठीक है, शिक्षा को कैसे एनरिच किया जाए, शिक्षा को कैसे सुधार किया जाए, ये सब शिक्षा को जो ऑनलाइन कैसे किया जाए, शिक्षा को कैसे टेलीकम्युनिकेशन से जोड़ा जाए, ये सब एडुसेट पर डिपेंड था। डिपेंड क्या मतलब इसका बेनिफिट था। 2005 में इनसेट 4A लॉन्च हुआ। अब इसका क्या बेनिफिट था, इसने डीटीएच सर्विसेज को स्टार्ट किया। मतलब डीटीएच सर्विसेज जो थी वो 2005 में स्टार्ट हो चुकी थी इनसेट 4A लॉन्चिंग के साथ। 2008 में हमने लॉन्च किया चंद्रयान 1, जिसको चंद्रयान 1 भी बोला जाता है, जो PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा पर मिशन है, चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी इसने। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं मार्च 2011। अब अगर हम 2011 यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, तो 2011 में क्या हुआ था, हमारी G-सेट श्रेणी की स्टार्ट हो गई थी। G-सेट जो श्रेणी होती है वो स्टार्ट हो गई थी। अब उसी के साथ 2013 जो है, 2013 में हुआ था गगन जो है वो है हमारा नेविगेशन सिस्टम है, IRNS भी बोलते हैं इसको, नाविक। गगन जो है हमारा अलग नेविगेशन सैटेलाइट है, इसके साथ IRNS जो है हमारी नाविक जो सिस्टम है वो भी स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ऑब्लिक भी है। एक तो गगन स्टार्ट हो गया और हमारा IRNS जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया। स्वदेशी GPS जो होता है हमारा वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 2004 में हमारा स्टार्ट हो गया मंगलयान। ठीक है, हमने 2014 में मंगलयान को लॉन्च किया। PSLV C25 से इसको लॉन्च किया गया। पहली बार में हमने सफलता प्राप्त की और सबसे कम बजट में 450 करोड़ रुपए ओनली खर्च आया था मंगलयान को लॉन्च करने में। फिर 2015 में हमने लॉन्च की एस्ट्रोसेट, जो कि हमारी शोर वेधशाला थी। इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30 से। 2017 में हमने लॉन्च किया GSLV Mark 3 जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो कि एडवांस वर्जन था Mark 3। उसके बाद में सबसे भारी रॉकेट भी माना जाता था और इसने G-SAT 19 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। अब उसके बाद हम देख लेते हैं 2018 में कौन कौन से लॉन्च हुए। 2018 में IRNS सैटेलाइट, लास्ट सैटेलाइट, मतलब जो IRNS जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसका जो लास्ट सैटेलाइट है, ठीक है, 7 उपग्रहों का ये ग्रुप था। उसमें जो लास्ट सैटेलाइट थी 7वीं, उसको लॉन्च किया गया 2018 में। उसमें बाद में एक सैटेलाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको सुधार करके वापस से एक नई सैटेलाइट को एस्टेब्लिश किया गया। 2019 में युविका, ठीक है, युविका सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। फिर 2019 में हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2, जो कि आंशिक रूप से सफल रहा। अब इनमें से जितने भी सैटेलाइट्स और जितने भी हमारे लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, अब भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि भारत जो है वो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा देने वाला एकमात्र देश है। इसीलिए विदेश की जो उपग्रह हैं वो भारत से लॉन्च करवाए जाते हैं और विदेशी जो प्रक्षेपकों पर है उसकी निर्भरता भारत ने कम कर दी है और स्वदेशी तकनीक पर विकसित करने की टेक्निक अपना ली है। विश्व में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत का अग्रणी स्थान है और भारत अब तक लगभग 120 के लगभग विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। हमने G-SAT 7A लॉन्च कर दिया है, G-SAT 11 लॉन्च किया गया है, HISIS उपग्रह को लॉन्च किया गया है और इसरो का जो 16 शतक है वो भी पूरा हो चुका है। अब तक जो इसरो ने जो है ना वो 28 देशों के लगभग 270 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। और इसरो ने ड्रोन ऑपरेशन के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, साथ ही नेवी के लिए, ठीक है, भारतीय नौसेना जो होती है उसके लिए, वायुसेना के लिए क्रायोजेनिक इंजन बेस्ड जो है सैटेलाइट लॉन्च की गई है ताकि उनको रडार में सहायता हो सके। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। स्टे सेफ, स्टे होम।